नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग वाईसीटी का बुलेट जो कि बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के पॉइंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल से। तो इसमें पहला पॉइंट है प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। तो ये जो कालीबंगन है ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डैश जगह में प्राप्त हुआ था। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है वो है पुरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। तो ये विश्वविख्यात शैल चित्रकला जो है ये भीमबेटका में स्थित है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये पाटने से प्राप्त होता है। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं। तो चिरांद से नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल है। तो जो कृषि कर्म का जो प्रभाव हुआ या शुरुआत जो हुआ वो नवपाषाण काल से हुआ। दमदमा पूरा स्थल स्थित है। तो जो दमदमा है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं सैंधव सभ्यता से आए हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट को। इस समय मोहनजोदड़ो है, मतलब अभी वर्तमान में मोहनजोदड़ो है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। प्राक सैंधव काल के डैश पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से हल के द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पीय संस्कृति दैट मीन्स सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। तो किसके? तो ताम्र यानी तांबा और कांसा से निर्मित थे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार डैश वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। यानी कि 900 वर्षों तक रिसर्च में पता चला है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन से कि 900 वर्षों तक सिंधु घाटी क्षेत्र में वर्षा नहीं होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो क्या है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो नगर नियोजन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रकृति थी वो कैसे थी? वो नगरीय थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। यानी जो हल का टेराकोटा है ये बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित क्षेत्र थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो हैं वो है, पहला है आर.डी. बनर्जी हैं, दयाराम साहनी हैं, एक के एन दीक्षित हैं एवं एम.एस. वत्स हैं। ये जो चारों लोग हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। हड़प्पा का बंदरगाह है तो कहाँ है ये? आपका लोथल में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल डैश नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोथल है ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो धौलावीरा से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता डैश युग के अंतर्गत आती है। तो जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत
आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो हड़प्पा लोगों का व्यापारिक जो संबंध था वो मेसोपोटामियाई लोगों के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो चहुंदड़ो जो है ये आपका सिंध में स्थित है। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता से आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है कि वेदों में प्राचीनतम है, यानी कि वेदों में प्राचीनतम कौन है? तो ऋग्वेद जो है वो वेदों में प्राचीनतम है। पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ कितने हैं? तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। गायत्री मंत्र डैश पुस्तक में मिलता है, तो जो गायत्री मंत्र है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ये 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या है, यानी कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है। त्रयी का अभिप्राय है, तो त्रयी का जो अभिप्राय है ये 3 वेद से है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो 10 राजाओं का जो युद्ध था ये परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है, यानी जो नवा मंडल है ये पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। बोगसकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि बोगसकोई जो अफगानिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, यानी कि अछूत की जो अवधारणा थी वो समाज में प्रचलित कब से उद्धत हुई? तो किससे? तो ये धर्मशास्त्रों के समय से हुई। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वो है ऋग यजुर्वेद है। कौन सा है? तो यजुर्वेद है। वैदिक देवता नहीं था, तो ये कार्तिकेय जो था ये वैदिक देवता नहीं माना जाते हैं। महापुराणों की संख्या मानी जाती है, तो महापुराणों की जो संख्या है वो 18 मानी जाती है। अब हम देखते हैं बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से आए हुए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो जो जैन धर्म है उसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध है, तो त्रिपिटकों का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो प्रथम धर्मोपदेश जो था वो सारनाथ में दिए थे। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो किनको? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, तो कहाँ पर ही? तो गया में उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या और साधना की। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर ही बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाया गया। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था, तो मोगलीपुत्र तिस द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति यानी कि जो काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो कहाँ? तो ये राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, तो ये कनिष्क के टाइम में हुई थी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई थी, तो कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर में बुलाई गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी।
प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था? तो ये आजाद शत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी काउंसिल का आयोजन हुआ था तो कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो महापरिनिर्वाण जो था महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में प्राप्त किया था। डैश भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन ने भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। ये जो तीनों हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे तो स्थूलभद्र जो थे वो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था तो महामाया जो था वो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भरहूत एवं अमरावती स्तूप सुप्रसिद्ध केंद्र थे कहाँ? तो बौद्ध धर्म के लिए। भरहूत और अमरावती जो सुप्रसिद्ध है ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया वो कौन थे? तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे? तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी तो कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है यानी कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यानी गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं बताया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है तो कहाँ है? तो ये पावापुरी में स्थित है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया वो था जृंभिक ग्राम। कहाँ था? तो जृंभिक ग्राम में महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया। महावीर का जन्म स्थान था तो महावीर का जन्म स्थान जो था वो था कुंडग्राम में था। कहाँ? तो कुंडग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है तो त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक लिखी गई थी तो त्रिपिटक जो है ये आपका पाली भाषा में लिखी गई है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था तो गुप्तों का भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन थे? तो मखली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है वो आश्रम के रूप में आजीवकों के द्वारा किया गया। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा तो जैन कल्पसूत्र को भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। प्रथम तीर्थंकर थे तो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन की जो बात है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद से जितने भी प्रश्न आए हैं उसका पॉइंट फॉर्म में। पहला पॉइंट है कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ तो कौशल और मगध के मध्य जो संघर्ष का प्रारंभ हुआ था वो आजाद शत्रु के समय से हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो था जीवक था। कौन था? तो जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार जो था वो
मगध पर राज्य करता था। कहाँ पर ही? तो मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई। अवंती राज्य की राजधानी थी। तो जो अवंती है उसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती का राजा था, तो अवंती का राजा जो था वो चंद प्रधोत था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। तो मल्ल जो था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह या गृहव्रज थी। अजात शत्रु के वंशज का नाम था। तो हर्यक जो था वो अजात शत्रु के वंश का नाम था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो स्थापित किया गया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कहाँ? ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष डैश शताब्दी में हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो चंपा जो थी वो अंग जनपद की राजधानी थी। वत्स का राज्य स्थित था। तो अभी के इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ही वत्स का राज्य स्थित था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। तो गंगा क्षेत्र यानी गंगा का मैदान जो था वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था। अब हम देखते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के प्रश्न जो कि पॉइंटर फॉर्म में है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। तो मौर्य साम्राज्य द्वारा जो महल बनवाया गया था वो कहाँ? तो कुम्हरार में बनवाया गया था। शक संवत का प्रारंभ हुआ। तो शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। तो रुद्र दामन के द्वारा सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। कौन था? तो बृहदत्त था। मेगस्थनीज के राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। तो दिव्यावदान जो है वो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्याय करता था। तो कंटक शोधन जो न्यायालय था ये फौजदारी न्याय करता था। समाहर्ता था। तो समाहर्ता जो था ये महासंग्रह करता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। तो उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। तो 15 अधिकरणों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो विभाजित है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है तो वो है भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है अशोक के शिलालेखों में किया गया है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः डैश नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक जो है वो सामान्यतः प्रियदर्शी
के नाम से जाने जाते हैं। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो शाहगौरा अभिलेख से अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख का प्रमाण मिलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना डैश शासन या शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त जो था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो विशाख दत्त थे। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्कन का विजय किया गया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य अथवा चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था। तो अर्थशास्त्र का पुस्तक ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डालता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंशों या मौर्य राजवंशों ने शासन किया। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान की। सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान विलियम जोन्स ने की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। तो जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बख्शिश के रूप में दिया था। तो 500 युद्धक हाथी जो था वो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बख्शिश यानी गिफ्ट के रूप में दिया था। मेगस्थनीज दूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगस्थनीज। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका, यानी कि इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिका का लेखक था। तो इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगस्थनीज था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था। तो सम्राट अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, यानी कि पोता था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी। तो अशोक की रानी जो थी वो कारुवाकी थी। कौन थी? तो कारुवाकी थी। बौद्ध का एक वैश्विक धर्म बना। बौद्ध जो है एक वैश्विक धर्म अशोक के प्रयास से बना। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म डैश नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के समय में जो बौद्ध सभा थी वो पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। अशोक ने डैश राज्य पर आमंत्रण या आक्रमण किया था। तो कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो बृहदत्त जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो सीता भूमि जो है ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता था।
मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था, तो ये सातवाहन राजवंश से संबंधित था। शुंग वंश के बाद डैश वंश ने भारत पर राज किया, तो कर्ण वंश ने भारत पर राज किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का जो नाम है ये हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है, तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के युग में या कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो था वो विम कडफिसेस ने किया। कला की गांधार शैली फली फूली, तो कला की जो गांधार शैली थी ये कुषाणों के समय में फली फूली। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है, तो सांची का जो विशाल स्तूप है ये मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, तो कुम्हरार जो है ये मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ये ताम्र पत्र है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय को दान दिया था, तो बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, तो चंद्रगुप्त जो महल था ये लकड़ी का बना था। भूमि अनुदान डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे, ये ब्राह्मण को दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़े थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्नो जो है ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था, तो कार्दमक शाखा का संस्थापक जो था वो था चस्टन था। कौन था? तो चस्टन था। अब हम लोग देखते हैं संगम काल, यानी कि संगम काल से आए हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न को। यानी संगम युग में उरयूर विख्यात था, तो जो उरयूर था ये क्या था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए उरयूर जो था वो विख्यात था। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी, तो तमिल जो है में महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? ये विलीपुतुर ने लिखी, यानी संगम काल में विलीपुतुर ने तमिल में महाभारत लिखी। अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के जो आए हुए प्रश्न है उसका पॉइंटर फॉर्म में। पहला पॉइंट है एरन अभिलेख का संबंध शासक है, मतलब एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? तो ये भानुगुप्त शासक से है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था, तो हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था। ये समुद्र गुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, तो कृष्णदेवराय ने नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। किसके द्वारा?
तो कृष्ण देवराय के द्वारा। पंचतंत्र लिखा गया था, यानी पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है। इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां डैश के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख डैश गुप्त शासक पर परम भागवत कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को नालंदा ताम्रलेख में परम भागवत कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के डैश शासकों का जिक्र किया गया है। तो आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक था वो हरिसेन था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त के विजयों का जो उल्लेख है वो इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो गुप्त वंश ने प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नगरों का क्रमिक पतन डैश के काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल में ही नगरों का क्रमिक पतन स्टार्ट हो गया। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो थे वो दान में दिए थे। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी। तो उपज का 6ठा भाग या उपज का 6वां भाग राजस्व दर थी। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। यह तर्क दिया है। तो R.S. शर्मा ने यह दिया है। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डैश नाम से अंकित है। तो दिनार के नाम से अंकित है। गुप्त काल का मंदिर है। तो गुप्त काल का मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त या उपयोग किया जाता था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह को गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने ये परिकल्पना की थी और यह व्याख्या की थी। वह भूमि जिसको अप्रहत कहा जाता था, यानी कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय डैश के साम्राज्य के शासक थे। तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और सकारी कहलाया। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर
सत्ता प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर साम्राज्य की प्राप्ति की। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था, तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं, तो विशाख दत्त जो हैं वो देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हैं। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, तो वाग्भट जो हैं ये अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, तो कालिदास के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो जावा सुमात्रा से बिहार के राजाओं का संपर्क था। कर्नाट वंश का संस्थापक था, तो न्याय देव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो हरि सिंह जो था वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो कुमार गुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो मुस्लिम आक्रमण जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो विश्व प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने डैश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा में अध्ययन किए थे। थानेश्वर राजधानी थी, तो वर्धनों की राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी, तो वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई। हर्षवर्धन के शासनकाल में डैश चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो वेन सांग ने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की। वर्धन राजवंश की स्थापना की, तो वर्धन राजवंश की स्थापना जो थी ये पुष्यभूति ने की। चीनी यात्री युआन चुआंग यानी वेन सांग भारत पहुंचा, तो 629 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था। अब देख रहे हैं सुमेलित कीजिए, तो चंद्रगुप्त ये कुमार देवी से संबंधित है, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त वन महेंद्रादित्य से संबंधित है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये राजतरंगिणी जो है वो कल्हन की पुस्तक का नाम है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, तो किसके द्वारा, तो सातवाहनों के द्वारा पूर्व गुप्त काल में शीशे की सिक्कों को जारी किया गया। किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था, तो किरातार्जुनीय जो पुस्तक है ये भारवी के द्वारा लिखा गया था। अब हम देखते हैं 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति से आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पॉइंटर फॉर्म। पहला पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था, जिसका शासनकाल जो था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक था। खजुराहो ने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो कहाँ, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। यानी खजुराहो का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो वत्सराज जो था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था।
संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध है। तो संधि का जो मतलब संध्याकर नंदी का जो रामचरित्र है उस पुस्तक की विषय वस्तु जो है वो पालवंशी रामपाल से है। पालवंशी रामपाल से है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था। ये बिहार राज्य में स्थित था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो ये धर्मपाल है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था, तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। कौन था? तो विजयालय था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत के जो मंदिरों के आकर्षक द्वार हैं उसको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश यानी डायनेस्टी के 5 शिलालेख मिले हैं। तो कहाँ से? तो कर्नाटक राज्य से 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था, तो दक्षिण भारत के साहूकारों को चेट्टी कहा जाता था। परमार वंश को स्थापित किया, तो उपेंद्र ने परमार वंश को स्थापित किया था। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है, तो राजेंद्र चोल को मलाया, सुमात्रा और जावा की विजय का श्रेय जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। पृथ्वीराज रासो का लेखक है, तो चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के लेखक है। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो ये थे कौन? तो ये बाल पुत्र देव के द्वारा स्वर्ण भूमि में नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की। कल्हन की पुस्तक का नाम है, तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हन की पुस्तक का नाम है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया, तो कब? तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो चालुक्य काल में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं विविध यानी कि मिसलेनियस प्रश्न जो कि प्राचीन भारत से आए हैं। प्रथम त्रायन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, तो प्रथम त्रायन युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता के जो गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम डैश राज्य में है, तो बद्रीनाथ धाम अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है। तो किसके? तो भारत जावा काल का। किसका? तो भारत जावा काल का ये प्रसिद्ध उदाहरण है बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। राग विराग ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो सोमनाथ जो है वो राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा, तो प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ है ये वर रुचि ने लिखा। किसने? तो वर रुचि ने लिखा। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो चोल था। चोल शासन काल जो था वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो लेखक है वो कालिदास है। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो ये 10,000 वर्ष पूर्व है। यानी कितना?
तो 10,000 वर्ष पूर्व जो है ये प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। द्वितीय नगरीकरण में डैश धातु का प्रमुख योगदान है, यानी कि लोहा का जो प्रमुख योगदान है वो द्वितीय नगरीकरण में महत्वपूर्ण है। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, तो आहत सिक्के जो हैं वो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य डैश शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, तो ओम शब्द से शिक्षा का आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो कहाँ, तो ये राजगीर में है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है, ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। जो नव नालंदा महाविहार है ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ, तो एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं जो हैं वो एक साथ में हैं। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं डैश पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो बाघ गुफाएं जो हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है, तो ये पीपर हवा में शाक्य मुनियों द्वारा, यह शाक्य वंशियों द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, तो स्वप्न वासवदत्ता के जो लेखक हैं वह हैं भास हैं। कौन है, तो भास हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है, तो 1/6 जो है वो भू राजस्व की दर है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल डैश युग से जुड़ा है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है, तो अष्टाध्यायी जो है एक व्याकरण है। मृच्छकटिकम के लेखक हैं, तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। अजंता की चित्रकला से संबंधित चित्रों का वर्णन मिलता है, तो जातक कथा में अजंता की चित्रकला से संबंधित चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे, तो सूर्य सिद्धांत के लेखक जो थे वो आर्यभट्ट थे। कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। अप्रतिरथ डैश हिंदू देवता का एक नाम है, तो अप्रतिरथ जो है ये विष्णु हिंदू देवता का एक नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं, तो चंद्रेश्वर जो हैं ये राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, तो मौली कवि जो हैं ये उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। हून राजा तोरमान डैश औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो प्रकाश धर्मन के द्वारा हून राजा तोरमन औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो राज चोल द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है वह है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार शासन पर बैठा, यानी बिंबिसार जो है वो सिंहासन पर कब बैठा, तो ये 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो था वो सिंहासन पर बैठा। किसके अनुसार, तो महावंश के अनुसार। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरख गिरी विजित की, तो किसने, तो खारवेल के द्वारा, यानी खारवेल के द्वारा बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरख गिरी विजित की गई थी। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत डैश रूप में जाना जाता है, तो ये रहला के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और जो लोग वीडियो को मतलब जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मध्यकालीन यानी कंप्लीट मध्यकालीन को एक ही वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।